आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा तहिर क़ुलूबना मिनन निफ़ाक़ व अअमालना मिनर रिया व अलसिनतना मिनल कज़िब व अअयुनना मिनल ख़ियाना फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अअयुनि व मा तुख़फ़िस सुदूर आमीन या रब्बल आलमीन। बच्चे मल्टीप्लायर दो डायरेक्शंस में मूव करता है। एक तो ये हो सकता है कि थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट में चेंज आए और आउटपुट इंक्रीज होना शुरू हो जाए, जीडीपी बढ़ना शुरू हो जाए, नेशनल इनकम बढ़नी शुरू हो जाए। इसे हम कहते हैं पॉजिटिव मल्टीप्लायर। पॉजिटिव मल्टीप्लायर रेफर करता है ग्रेटर इंक्रीज इन फाइनल आउटपुट, के फाइनल आउटपुट लेवल बढ़ना शुरू हो जाए अगर स्मॉल इंक्रीज आए इन इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा इंक्रीज आए और आउटपुट में ज्यादा इंक्रीज आ जाए। इसे हम कहते हैं पॉजिटिव मल्टीप्लायर। ऑन द अदर हैंड बच्चे नेगेटिव मल्टीप्लायर रेफर करता है कि ग्रेटर फॉल आ जाए, डिक्रीज आ जाए। किस में डिक्रीज आ जाए? फाइनल आउटपुट में। अगर स्मॉल सा डिक्रीज आए इन्वेस्टमेंट के अंदर, इन्वेस्टमेंट अगर कम हो जाए मींस इन्वेस्टमेंट कम होगी तो सेविंग बढ़ जाएगी। अगर किसी ने सेव कर दिया तो सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम में से पैसे विड्रॉ कर दिए, लीकेज हो गई। उस लीकेज की वजह से आउटपुट लेवल अगर डिक्रीज होना शुरू हो जाए या बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाए तो हम इसे कहते हैं नेगेटिव मल्टीप्लायर। तो बच्चे अभी तक हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़े, फर्स्ट वन पॉजिटिव मल्टीप्लायर एंड सेकंड वन नेगेटिव मल्टीप्लायर। अच्छा बच्चे, these are the assumptions of multiplier। ये assumptions है मल्टीप्लायर की। अगर हम चाहते हैं मल्टीप्लायर की थ्योरी अप्लाई हो तो उसके लिए कुछ assumptions हैं। जैसे देखिएगा, सबसे पहली assumption, मुझे बताइएगा मैंने क्या assume किया कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, हर पर्सन इकोनॉमी में कंजम्पशन कितने परसेंट कर रहा हो? 75%। और मेरी अजम्पशन है ये रेट कांस्टेंट रहे तभी ये थ्योरी अप्लाई होगी, अदरवाइज ये थ्योरी अप्लाई नहीं होगी। देख ले, ना सिर्फ फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन एंड सो ऑन, हर केस में मेरी अजम्पशन है कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितने परसेंट हो? 75%। तो बच्चे सबसे पहला कॉन्सेप्ट, कांस्टेंट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। हमारी अजम्पशन है मल्टीप्लायर के मॉडल के लिए देयर इज नो चेंज, कोई तब्दीली ना आए किसमें? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अगर थोड़ा सा भी चेंज आ गया मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में तो वो टोटल चेंज इन फाइनल आउटपुट में चेंज आ जाएगा, वो मैच नहीं करेगा। ठीक हो गया बच्चे? तो हमारी अजम्पशन पहली क्या है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या रहे? कांस्टेंट। तो सबसे पहली अजम्पशन, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रिमेन कांस्टेंट। ये फर्स्ट वन अजम्पशन है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रिमेन कांस्टेंट। यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बच्चे? अच्छा बच्चे, नेक्स्ट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कॉन्टिन्यूअस स्पेंडिंग हो, देखिए फर्स्ट से सेकंड पर्सन उसकी कंजम्पशन 10,000 से 7,500, फिर उसके बाद इससे आगे फर्दर कंजम्पशन। हमारी अजम्पशन है कि कंजम्पशन क्या रहे? मुस्तकिल, कॉन्टिन्यूअस। मुस्तकिल अगर कंजम्पशन हो या कॉन्टिन्यूअस अगर कंजम्पशन हो तो तभी ये थ्योरी अप्लाई होगी,
अदरवाइज ये थ्योरी अप्लाई नहीं होगी। जी बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरी असम्पशन बच्चे हमने क्या पढ़ी? कॉन्टिन्यूअस स्पेंडिंग या कॉन्टिन्यूअस कंजम्पशन। मल्टीप्लायर की थ्योरी की एप्लीकेशन के लिए जरूरी है इन्वेस्टमेंट हैज टू बी कॉन्टिन्यूअस। इन्वेस्टमेंट क्या होनी चाहिए या कंजम्पशन क्या होनी चाहिए? मुसलसल, या इसे हम क्या बोलते हैं? लगातार। मुसलसल या लगातार होगी तो ये थ्योरी अप्लाई होगी, नहीं तो ये थ्योरी अप्लाई नहीं होगी। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट, नो चेंज इन प्राइस लेवल। इस बात के बावजूद इस बात के, ये याद रखना है, डिस्पाइट का मतलब बावजूद इस बात के इनकम चेंज हो रही है। इनकम बढ़ेगी तो आपको पता है एग्रीगेट डिमांड कब राइज कर जाएगा, और अगर एग्रीगेट डिमांड राइज करेगा तो प्राइस लेवल बढ़ जाएगा। हमारी ये असम्पशन है बावजूद इस बात के इनकम बढ़ जाए, लेकिन किस में चेंज नहीं आना चाहिए? प्राइसेस ऑफ गुड्स में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। तीन बातें होंगी। पहली बात, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रिमेन, एक्सीलेंट। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रिमेन। सेकंड वन, शाबाश। नेक्स्ट वन है मुसलसल कंजम्पशन होगी तो ये थ्योरी अप्लाई होगी, मॉडल अप्लाई होगा, नहीं तो नहीं होगा। थर्ड वन, गो के इनकम चेंज हो रही है लेकिन नो चेंज इन प्राइस लेवल, प्राइसेस में गुड्स की कोई चेंज ना आए। नेक्स्ट, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल हैज नॉट अचीव्ड। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल अचीव। अच्छा, ये असम्पशन क्यों यूज करते हैं? देखो, अगर हमने एक दफा एम्प्लॉयमेंट लेवल अचीव कर लिया, इज इट पॉसिबल फॉर द इकोनॉमी टू प्रोड्यूस गुड्स बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल? नहीं। तो इसका मतलब है फिर उसके बाद तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, ना उससे ज्यादा प्रोडक्शन हो सकती है, फिर तो मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं हो पाएगा। तो हमारी असम्पशन है कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल अभी अचीव ना हुआ हो। ठीक हो गया जी बच्चे? तो बच्चे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या हुआ? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल हैज नॉट अचीव। अगर कोई स्पेयर कैपेसिटी नहीं होगी इकोनॉमी में और इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे मूव कर गई है, तो गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट की वजह से सिर्फ और सिर्फ महंगाई होगी। याद है ना आपको, ये कब हम लोगों ने पढ़ा था? इसकी वजह से सिर्फ क्या होगी? महंगाई। लेकिन आउटपुट लेवल इसकी वजह से बढ़ नहीं सकेगा। हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर? अगर एक दफा हमने पढ़ा था, वंस द इकोनॉमी हैज अचीव द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, देन if there is an increase in aggregate demand, it just push up the price level, whereas output would not increase. अगर एक दफा इकोनॉमी ने फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल अचीव कर लिया, उसके बाद अगर एग्रीगेट डिमांड का राइज किया, तो आउटपुट तो मजीद नहीं बढ़ेगा लेकिन प्राइसेस बढ़ जाएंगी। देखिए, शायद मेरे पास सेव हो कब, तो मैं आपको दिखा सकूं जी। चैप्टर नंबर 6 बिल्कुल ठीक हो गया। मेरा ख्याल है ये कब मैंने इसी हैंडआउट्स में बनाया था। जी बच्चे, ये देखिएगा, ये आपके सामने कब है, ये वही कब है ना, इन्फ्लेशनरी गैप का कब। तो अब आप मुझे बताएं, प्राइस लेवल बढ़ा, क्या आउटपुट में कोई चेंज आया? अगर इकोनॉमी ने एक दफा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल अचीव कर लिया, एग्रीगेट डिमांड कर्व के राइज करने की वजह से प्राइस लेवल तो बढ़ेगा लेकिन आउटपुट में कोई चेंज फर्दर नहीं आएगा। गॉट इट? एवरीथिंग इज क्लियर? किसी बच्चे को कोई सवाल पूछना है? अच्छा बच्चे, नेक्स्ट असम्पशन, नो चेंज इन टैक्स रेट। टैक्स रेट में कोई चेंज ना आए तो तभी ये मॉडल अप्लाई होगा, अदरवाइज ये मॉडल अप्लाई नहीं होगा। ये मैं भी आपको बताऊंगा भी, समझाऊंगा भी अभी। तो एनी चेंज इन टैक्स रेट, अगर टैक्स रेट में चेंज आ गया तो क्या कंज्यूमर की डिस्पोजेबल इनकम नहीं चेंज हो जाएगी? हो जाएगी।
हमने डिस्पोजेबल इनकम का क्या फॉर्मूला पढ़ा था? डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट पर्सनल टैक्सेस। याद है ना आपको? डायरेक्ट पर्सनल टैक्सेस। तो इसका मतलब है कि अगर टैक्सेस बढ़े तो फिर डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम भी क्या हो जाएगी, और जब अगर ये कम होगी डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम तो मल्टीप्लायर का इफेक्ट भी कम हो जाएगा। गॉट इट? ये भी बच्चे बात क्लियर हो गई? तो बच्चे अभी तक हमने 5 बातें पढ़ ली, 5 अजम्पशन पढ़ ली। फर्स्ट वन, कांस्टेंट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। कांस्टेंट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? सेकंड वन बच्चे, कॉन्टिन्यूअस मुसलसल क्या होनी चाहिए? स्पेंडिंग। थर्ड वन, नो चेंज इन। फोर्थ वन, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल हैज नॉट अचीव्ड। और फिफ्थ वन एंड द लास्ट वन, नो चेंज इन। इसकी हेडिंग तो कम से कम याद कर पाएंगे ना इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह। लिमिटेशंस, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये कॉन्सेप्ट समझानी है हमें, एक एक बात का कॉन्सेप्ट समझना है। अगर नहीं समझ में आएगा आगे कंटिन्यू नहीं करना। लिमिटेशंस का मतलब क्या होगा? हाँ, हम बिल्कुल यही कह सकते हैं, बैरियर्स, हुदूद, लिमिटेशंस, वो बातें जिनके मौजूदगी की वजह से मल्टीप्लायर की थ्योरी अप्लाई नहीं हो पाएगी। These are the limitations of multiplier. मल्टीप्लायर की लिमिटेशंस क्या है? पहली, फुल एम्प्लॉयमेंट। अभी हमने पढ़ा, अगर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल अचीव हो गया, एग्रीगेट डिमांड कब राइज करेगा? एग्रीगेट डिमांड कब के राइज करने की वजह से सिर्फ प्राइस लेवल बढ़ेगा, आउटपुट में चेंज, और जब आउटपुट ही नहीं बढ़ा तो मल्टीप्लायर का इफेक्ट कैसे नजर आएगा हमें? तो क्लियर हो गई? Once the economy has achieved the full employment level, if there is a rise in aggregate demand, then it just push up the price level, whereas output would not change. Full employment level, पहला पॉइंट बच्चे हमने पढ़ लिया। दूसरा बच्चे, अवेलेबिलिटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स। अच्छा, ये पहले पॉइंट की मैं रीडिंग भी कर देता हूं। स्टेट ऑफ मल्टीप्लायर वर्क्स अंटिल, हमने अभी बताया कि मल्टीप्लायर की थ्योरी अप्लाई होगी कब तक? Until the economy is operating less than full employment level। क्या मतलब? full employment level has not achieved। अभी assumption में पढ़ के आए ना, once full employment is achieved, एक दफा full employment level achieve हो गया, process of multiplier becomes, फिर उसके बाद मल्टीप्लायर की थ्योरी, मल्टीप्लायर का मॉडल अप्लाई वो बेकार हो जाएगा, इनइफेक्टिव हो जाएगा, फिर वो अप्लाई नहीं हो पाएगा। बच्चे बात क्लियर हो गई? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छा बच्चे, अब मुझे एक बात बताइएगा, अगर इकोनॉमी के पास अभी स्टॉक एक्सेस में मौजूद हो, क्या हमें मजीद प्रोडक्शन करने की जरूरत है? मजीद उस पर इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है? तो इसका मतलब यही हुआ ना, अवेलेबिलिटी ऑफ कंज्यूमर। याद करें, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई में हमने ये बात पढ़ी थी, अवेलेबिलिटी ऑफ स्टॉक। हमने कहा था अगर स्टॉक ज्यादा होगा तो इलास्टिक, स्टॉक नहीं है तो इन इलास्टिक। यही बात यहां पे भी है, अवेलेबिलिटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स। अगर ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लायर वर्क्स ओनली इफ कंज्यूमर गुड्स आर अवेलेबल इन सरप्लस, if sufficient amount of consumer goods is not available, consumer will not be able to spend their income along any increase in their income। ठीक हो गया? अच्छा, अब अगर मार्केट के अंदर गुड्स ही अवेलेबल नहीं है तो क्या कंज्यूमर उसकी डिमांड बढ़ा पाएगा, उन पे पैसे खर्च कर पाएगा? नहीं। तो मैंने भी कहा, अगर ज्यादा स्टॉक पड़ा होगा तो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है? इलास्टिक। अब डिमांड बढ़ गई तो डिमांड बढ़ेगी तो हम उसकी डिमांड को पूरा कर पाएंगे, मल्टीप्लायर का इफेक्ट नजर आ जाएगा। लेकिन अगर गुड्स ही अवेलेबल नहीं है या प्रोडक्शन ही नहीं कर सकते गुड्स की, तो तब मल्टीप्लायर का इफेक्ट हमें नजर आने वाला नहीं। तीसरी बात,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाइम लैग, टाइम लैग कहते हैं एक रिक्वायर्ड टाइम है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आज हमने इन्वेस्टमेंट की उसी लम्हे ही हमें मल्टीप्लायर का इफेक्ट भी नजर आना शुरू हो जाए। आज इन्वेस्टमेंट बढ़ी और हम आज ही कहेंगे जीडीपी 3 टाइम्स हो गया, जीडीपी 5 टाइम्स हो गया, ऐसा तो नहीं है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग भी या मैं आफ्टर अ मंथ सैलरी अर्न करता हूं, क्या मैं वो सैलरी के सारे पैसे एक ही दिन में सारे के सारे खर्च कर दूंगा? और जब तक मैं खर्च नहीं करूंगा तब तक वो आगे फ्लो या वो आगे कंज्यूम या वो साइकिल आगे चल नहीं पाएगी। जब मैं खर्च करूंगा फिर वो आगे साइकिल चलती जाएगी, तभी मल्टीप्लायर का इफेक्ट आएगा। तो इसमें एक रिक्वायर्ड टाइम होता है, उसे कहते हैं टाइम लैग। ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टमेंट हुई इकोनॉमी में, दूसरे ही लम्हे उसका इफेक्ट हमें नजर आना शुरू हो जाए। पढ़ते हैं बच्चे। टाइम लैग, स्टेट्स आर डिले। डिले का क्या मतलब है? गैप आएगा इसमें बिटवीन एन इकोनॉमिक एक्शन एंड कंसीक्वेंस, उसका रिजल्ट। कंसीक्वेंस का मतलब यहां पे क्या है? रिजल्ट्स। एक्शन और रिएक्शन के दरमियान में एक गैप आएगा, एक टाइमिंग डिले आएगा, उसको हम कहते हैं टाइम लैग्स। The second limitation with the effectiveness of multiplier effect is that a time lag exists between जब पहली इन्वेस्टमेंट होगी will be made and when the full effect of the multiplier will be felt in the economy। जब पहली इन्वेस्टमेंट हुई और उसके इफेक्ट्स इकोनॉमी में हमें नजर आएंगे, उसके दरमियान के वक्त को, गैप को हम क्या बोलते हैं? टाइम लैग। बात क्लियर है? यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं? चले इसके भी तीनों पॉइंट्स याद करें जल्दी से। पहला शाबाश, दूसरे नंबर पे अवेलेबिलिटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स। लेकिन याद रखना अवेलेबिलिटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स से ये हरगिज मुराद ना लीजिएगा कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल हैज बीन अचीव्ड। अगर आप ये अज्यूम करेंगे ना फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल हैज बीन अचीव्ड, जैसे मैंने पहले भी बोला, अगर आप ये बोलेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल हैज बीन अचीव्ड, तो फिर ये थ्योरी अप्लाई होने वाली नहीं। जैसे मार्केट में स्टॉक तो पड़ा हुआ है लेकिन कंज्यूमर उसको खरीदना ही नहीं चाहता, फिर तो हम उस पे पैसे इन्वेस्ट कर भी नहीं सकते और या उसकी वजह से मल्टीप्लायर का इफेक्ट भी नजर नहीं आ सकता। ठीक हो गया? तो बच्चे तीन बातें। पहला क्या है? फुल एम्प्लॉयमेंट। फर्स्ट वन क्या है? अगर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल अचीव हो गया, उसके बाद अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ी तो प्राइस लेवल ही इंक्रीज होगा, आउटपुट मजीद नहीं बढ़ पाएगा। दूसरे नंबर पे अवेलेबिलिटी ऑफ थर्ड वन रिपीट करें अगेन। फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन, मल्टीप्लायर की एक्सटेंशंस। बच्चे लीकेजेस या विड्रॉल कितने बच्चे विड्रॉल्स हैं, ये लीकेजेस हैं? 3। पहला सेविंग्स, दूसरा टैक्सेस, थर्ड वन फर्स्ट वन होता है बच्चे सेव के अकॉर्डिंगली मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। पहला क्या है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। दूसरा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू टैक्स। सेकंड वन क्या है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू टैक्स। थर्ड वन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट्स। तो 3 इंजेक्शंस और 3 विड्रॉल्स। तो ये विड्रॉल्स पे एक्सटेंशंस बनी हुई हैं। तो विड्रॉल्स कितनी तरह के हैं? 3 तरह के। फर्स्ट वन सेविंग, सेकंड वन टैक्सेस, थर्ड वन इंपोर्ट्स।
सेविंग से मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू, टैक्स से मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू, और थर्ड वन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू। अब बच्चे अगर इन तीनों को कंबाइन कर लूं तो ये इसका फुल मॉडल क्या बन जाएगा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू टैक्स प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट्स मल्टीप्लाई का फुल इक्वेशन या फुल मॉडल ये होता है। क्लियर हो गया जी बच्चे। इसकी बाकी दो एक्सटेंशंस भी अब इसमें ऐड हो गई। फर्स्ट वन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, सेकंड वन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू टैक्स, थर्ड वन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट्स। बच्चे बात क्लियर हो गई। तो ये लीकेजेस और विड्रॉल से है। अच्छा जी बच्चे, अदर मल्टीप्लायर्स को हम कंसीडर करते हैं, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। मल्टीप्लायर इन क्लोज्ड इकोनॉमिक मॉडल इज प्रेजेंस ऑफ गवर्नमेंट। अगर क्लोज की बात करें तो K इज इक्वल टू 1 ओवर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू टैक्स, बस ये होगा। अगर हम ओपन इकोनॉमी का पढ़ें तो फिर तीनों बातें, उसमें इंपोर्ट्स भी शामिल हो जाएगा। The idea of multiplier works by proportion of income being passed on from agent to agent, each of whom then spend it wider economy। वही बात हमने कहा था, एक पर्सन से दूसरे पर्सन की तरफ पैसे का बहाव नंबर ऑफ टाइम्स जितना इकोनॉमी में होगा वो कहलाएगा मल्टीप्लायर। क्लियर हो गया जी बच्चे। The leakage is from saving. The leakage from is saving. Household choosing a portion of their income to forego. Household क्या करता है, अपनी इनकम का कुछ हिस्सा कंज्यूम करता है, कुछ हिस्सा सेव कर लेता है। जो सेव कर लेता है वो विड्रॉ हो गया पैसा। करंट कंजम्पशन फॉर द फ्यूचर, वो कहता है मैंने इस हिस्से को इस्तेमाल नहीं करना, फ्यूचर में मैं कंज्यूम करूंगा, तो क्या कहलाएगी उसकी सेविंग। इसकी डेफिनेशन भी हमने पढ़ी थी, अनस्पेंड पोर्शन ऑफ इनकम, इनकम का वो हिस्सा जो खर्च हो जाने से रह जाए उसे हम क्या बोलते हैं बच्चे, सेविंग। जी बच्चे, फर्दर मोर मनी विल नॉट बी पास्ड ऑन, पैसा नहीं मूव करता फ्रॉम एजेंट टू एजेंट इज थ्रू टैक्सेस, क्योंकि ये भी क्या हो गया बच्चे, लीक हो गया, लीकेज। जी बच्चे, विड्रॉल्स में बच्चे दो अभी तक विड्रॉल्स पढ़े, फर्स्ट वन सेव और सेकंड वन, अगर एक पर्सन, एक एजेंट जिसको हम कहते हैं हाउस होल्ड एजेंट, अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा खर्च करे, कुछ हिस्सा सेव करे, वो उसने आज कंजम्पशन करने से रोक लिया, अब वो ये पैसों को कब कंज्यूम करेगा, इन फ्यूचर, उसे हम कहते हैं सेविंग। दूसरी बात हो गई बच्चे टैक्सेस। टैक्स वो पैसा जो हम गवर्नमेंट को अदा करते हैं, हमारी कंपल्सरी ऑब्लिगेशन। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कहती है जिसका दिल चाहता है ये कशकोल है इसमें पैसे डाल दो, जिसको हम टैक्स बोलेंगे, नहीं, ये कंपल्सरी ऑब्लिगेशन है, आपको हर एक पर्सन को पे करना है। अगर कोई पे नहीं करेगा तो वो मुजरिम कहलाएगा। ठीक हो गया जी बच्चे। तो ये दो बातें अभी तक हमने पढ़ी। अगर गवर्नमेंट टैक्सेस, इफ द गवर्नमेंट टैक्सेस the income that someone received, he is not able to use this portion of his income to spend on other service। अगर एक पर्सन गवर्नमेंट को टैक्स दे देता है, क्या बताए वो पैसा वो खर्च कर सकता है? नहीं, वो पैसा तो उसने किसको पे कर दिया, गवर्नमेंट को दे दिया। अब वो पैसा किसके पास चला गया, गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट अपनी मर्जी से चाहे जैसे चाहे उसे खर्च करे, तो ये विड्रॉल होगा। तो अभी तक दो विड्रॉल्स पढ़े, फर्स्ट वन सेविंग, सेकंड वन टैक्सेस। अच्छा बच्चे, उसकी बेस पे हमारी ये इक्वेशन बन जाती है, और ये मैंने आपको बताया क्लोज्ड इकोनॉमी ऑन द अदर हैंड। बच्चे एक एग्जांपल भी देख लीजिएगा। सपोज द पीपल आर सेविंग 30%, मिसाल के तौर पे लोग कितना सेव कर रहे हैं, 30% या 0.30 अपनी आमदनी का।
वॉलंटरली जानते बूझते हुए, और 20% टैक्स अदा कर रहे हैं या 0.2 टैक्स अदा कर रहे हैं एज टैक्स टू गवर्नमेंट को, तो फिर बताइएगा टैक्स मल्टीप्लायर कितना होगा। अब ये मल्टीप्लायर हमने फाइंड करना है, या इसको टैक्स मल्टीप्लायर भी कहते हैं। 1 ओवर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कितना है बच्चे 3, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू टैक्स कितना है 0.2, इसको टोटल कीजिएगा 0.5 विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे 2। तो मल्टीप्लायर का इफेक्ट कितना आएगा 2 टाइम्स आएगा। मल्टीप्लायर का इफेक्ट कितने टाइम्स आएगा इकोनॉमी में 2 टाइम्स। लास्ट वन आ गया बच्चे इंपोर्ट मल्टीप्लायर। याद रखना क्या है इंपोर्ट मल्टीप्लायर, और ये ओपन इकोनॉमी के लिए। किसके लिए बच्चे ओपन। आपको याद होगा ओपन इकोनॉमी के लिए हमने बोला था अगर एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स कंसीडर हो या फॉरेन ट्रेडर का एजेंट भी कंसीडर किया जाए, ऐसी इकोनॉमी को हम बोलते हैं ओपन इकोनॉमी। अगर फॉरेन ट्रेडर को भी कंसीडर किया जाए ऐसी इकोनॉमी क्या कहलाती है ओपन इकोनॉमी। बच्चे किसी को कोई सवाल तो नहीं पूछना यहां तक। बिल्डिंग अप आर मॉडल फर्दर, हम मजीद अपना मॉडल बनाते हैं। अभी तक हमने 2 बातें मॉडल में ऐड कर ली हुई। अब थर्ड वन क्या है, लेट्स कंसीडर एलिमेंट ऑफ ट्रेड। इसमें कौन सा एलिमेंट ट्रेड का कंसीडर करना है ओपन इकोनॉमी का। अब ये लाइन दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। In an open economy, the flow of money will not just be circulating between the hands of society. पैसा अगर पाकिस्तान की ये इकोनॉमी है, पैसा ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर सर्कुलेट कर रहा है बल्कि पाकिस्तान से बाहर और पाकिस्तान के अंदर भी सर्कुलेट ऐसे कर सकता है। ऐसी इकोनॉमी को हम कहते हैं ओपन इकोनॉमी के एक्सपोर्ट्स भी होंगी और इंपोर्ट्स भी होंगी। ऐसी इकोनॉमी क्या कहलाती है ओपन। पहले तो क्या था सिर्फ डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस हो रही थी, विद इन द बाउंड्रीज ट्रांजैक्शन हो रही थी। अब आउटसाइड द बाउंड्रीज में ट्रांजैक्शन होती हैं। तो फिर बच्चे ये सिर्फ डोमेस्टिक इकोनॉमी में नहीं बल्कि आउटसाइड द डोमेस्टिक इकोनॉमी भी अगर ट्रांजैक्शन हो ऐसी इकोनॉमी को कहते हैं ओपन इकोनॉमी। इसके लिए जो मॉडल बनेगा वो ये मॉडल हो जाएगा जो मैंने आपके साथ कंप्लीट एक्सटेंशन के साथ डिस्कस किया। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू टैक्स और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट। कोई दिक्कत यहां तक? तो बच्चे ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बातें। अब ये एक एग्जांपल है, देख लीजिएगा। सेविंग 0.30, अगर टैक्स है बच्चे 0.20 और इसके साथ 10% स्पेंड कर रहे हैं इनकम को ऑन इंपोर्ट्स, तो बच्चे ये मल्टीप्लायर वैल्यूज इंसर्ट करें, ये मल्टीप्लायर की फिगर कैलकुलेट हो जाएगी। यहां तक बच्चे बात क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छा बच्चे अब जरा मुझे एक बात बताइएगा, मैं मिसाल देता हूं छोटी सी। अगर आपको कहा जाए मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है 30%, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू टैक्स है 20%, बच्चे बात क्लियर हो गई? अच्छा अब मैं कहता हूं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम वो है 40%। मुझे जरा मल्टीप्लायर फाइंड करके दीजिएगा, जल्दी से करें कैलकुलेट अपने रजिस्टर्स पे, जल्दी से। जल्दी करें जल्दी। 1.111 एक आंसर आया बच्चे 1.11 1.1 2 और 3.30 1.1 फर्दर बच्चे 3. बच्चे ये सॉल्व हुआ होगा, यही इसका आंसर था।
मैंने सवाल नहीं, अब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इस केस में कैलकुलेट करके देखो। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का पूरा फॉर्मूला होता है 1 माइनस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव माइनस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू टैक्स माइनस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट्स। आप कैलकुलेट करके देखो, ये 1 में से इसको 0.3 लो, माइनस करो 0.2 करो, माइनस करो 0.1 करो, तो ये आंसर 0.4 नहीं आता। इस केस में बता रहा हूं, यहां पे हमें क्या करना था, हमें सबसे पहले एक इसकी मिसिंग आइटम फाइंड करनी थी, क्योंकि ये टोटल 1 के इक्वल होना चाहिए, ये तो 1 के इक्वल नहीं बन रहा। तो फिर हमें पूरी इक्वेशन लिखनी थी। इसकी पूरी इक्वेशन क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज इक्वल टू 1 माइनस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू टैक्स मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट्स। अब जरा अच्छे से समझ लीजिएगा, यहां पे हमारे पास ये फिगर गिवन है, ये फिगर बी गिवन है और ये फिगर बी गिवन, बट ये फिगर हमारे पास गिवन नहीं थी, ये हमारी बैलेंसिंग फिगर हो जाएगी। और बच्चे अगर हम इस बैलेंसिंग फिगर को फाइंड करेंगे तो हमारी ये बैलेंसिंग फिगर 0.10 बन जानी है। अब हम कंप्लीट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। वो मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होगा, 1/0.3 प्लस 0.2 प्लस 0.1। और ये मैंने आपसे सवाल पूछा है, ये पास्ट पेपर का सवाल पूछा है मैंने आपसे। पास्ट पेपर में उसने सिर्फ चेंज क्या किया, एमपीसी ऐड कर दिया। ये पास्ट पेपर में सवाल आता है आप लोगों को, सेम यही क्वेश्चन है, सिर्फ डेटे में चेंज क्या है, सिर्फ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट की जगह पे वो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्रोवाइड कर देता है। अब गलती तो नहीं करेंगे इसमें, ठीक हो गया जी, कॉन्सेप्ट भूलेगा तो नहीं। सुहेल साहब बड़े गुस्से से देख रहे हैं मुझे। जी बच्चे, हमारा पहला मॉडल मुकम्मल हुआ। अब हमने दूसरा मॉडल पढ़ना है, एक्सीलरेटर मॉडल। चले बच्चे, एक्सीलरेटर मॉडल कल से स्टार्ट करेंगे, और क्योंकि इसने टाइम लेना है, दरमियान में मैं फिर कॉन्सेप्ट रोक नहीं पाऊंगा। मेरा था अंदाजा कि मैं इसको जल्दी से मुकम्मल कर लूंगा, लेकिन नहीं कर पाया अनफॉर्चुनेटली। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।